नमस्कार साथियों, मेरे साथ डॉक्टर आरपी गौतम जी। ये इनकी जो एजुकेशन पैनल अगर हम देखें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन लिया, उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शोध छात्र रहे। राजनीतिक सफ़र में भी इन्होंने बहुत तेज़ी से अपडेट किया। एजुकेशन पैनल के साथ साथ राजनीतिक कैरियर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। आज ये हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मेरी फाउंडेशन आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुजन राजनीति को लेकर के बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। बहुजन राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा एक तो ये समझना पड़ेगा कि बहुजन राजनीति है क्या, और बहुजन राजनीति के आयाम आप कैसे देखते हैं। बहुजन राजनीति में क्या आप लालू को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नीतीश को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और आप क्या अखिलेश को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और क्या आप जो है बहुजन राजनीति के दायरे में और जितनी दल, चाहे वो निषाद पार्टी, राजभर और महान दल या इस तरह के जितने संगठन बने हैं, आप उनको क्या बहुजन दायरे का मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर कि भाई बहुजन राजनीति किसे माने और किसे ना माने, साफ साफ आपको दिखाई देता है। तो बहुजन विचारधारा समझिए। बहुजन विचारधारा कहती है कि हमारा बहुजन शब्द में जोड़ते हैं, मनोहर कांशीराम जी लिखते हैं कि वो हम SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं उन्हें बहुजन कहते हैं। अब आप जिन्हें आप बहुजन कहते हैं, क्या उनके लिए जो राजनीति होगी उसे बहुजन कहते हैं, या जो सबके लिए हो उसे बहुजन कहते हैं। राजनीति करेंगे किसी भी देश में तो बहुत सरल सी बात है कि सबके लिए राजनीति होगी। तो बहुजन राजनीति इसके आगे भी एक बात करें कि अपर क्लास छोड़ कैसे देंगे। तो कहते हैं कि हम इनके साथ मुस्तैदी से खड़े होंगे और हम उसके बाद उनके साथ भी न्याय करेंगे जो अपर क्लास में है। मतलब हम इनमें से कोई छूटा हुआ पक्ष नहीं होगा। अब आप जब इस सवाल को समझ गए कि भाई बहुजन ये है, तब आप कहेंगे कि भाई आप कहाँ गिरावट और किस पे, तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। आज के डेट में जो राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो बहुत सारे चढ़ाव उतार तो हो ही रहे हैं उस कैरियर में, लेकिन आज के अभी भाजपा सरकार ने जो है मोहन यादव जी को राजनीतिक कैरियर में एक अच्छे जगह बनाना देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो जो पिछड़ा वर्ग का जो राजनीतिक वोट बैलेंस है उनके तरफ जा रहा है। तो क्या इसको भी हम समझे अगर राजनीतिक कैरियर में, तो किस तरह का अपडेट कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि भाई मोहन यादव हमारे एक मित्र के मेरे साथ विक्रम विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट हैं और वहाँ से उनके एक जूनियर हमारे मित्र हैं। मैं ठीक से समझता हूँ कि मोहन यादव कौन है, और मैं ये भी समझता हूँ कि उन्हें मुख्यमंत्री इन परिस्थितियों में क्यों बनाया गया है। लेकिन इस सब के बीच अगर आप ये समझिए कि मैं पहले जो बात कर रहा हूँ तो बहुजन राजनीति का दायरा क्या है, तो एक बात तो समझनी होगी कि जो बहुजन विचारधारा पर काम कर रहा हो, है ना, बहुजन वैचारिकी को जो राजनीति स्थापित कर रही हो, जो राजनीति बहुजन वैचारिकी को स्थापित करती है उसे हम स्वीकार करेंगे, वही बहुजन की राजनीति हुई। अब जो राजनीति बहुजन की राजनीति स्थापित न करती हो, ऐसी कोई राजनीति चाहे वो जाति के आधार पर किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी को, किसी बैकवर्ड क्लास के आदमी को, किसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के आदमी को अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दे तो उसे हम बहुजन की राजनीति नहीं मानते। मोहन यादव जाति संवर्ग से हमारे बहुजन है, या नरेंद्र मोदी जाति संवर्ग में वो हमारे हो सकते हैं OBC, लेकिन वो बहुजन की राजनीति में नहीं है, तो उन्हें हम बहुजन के दायरे का नहीं मानते हैं। दूसरी ओर जब आपके सामने आज एक दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन विचारधारा पर काम करती थी, अब ठीक कह रहा हूँ तो आपके लिए एक प्रश्नवाचक सवाल बनता है, लेकिन अगर आप देखिए तो करती थी और आज वहाँ से कोई गिरावट आ रही है, कोई खालीपन दिखाई दे रहा है। लालू यादव उसके अपने इलाके में बहुजन धारा पर काम कर रहे थे, अब उसमें कितनी गिरावट है कितना नहीं है वो देखा जा सकता है। नीतीश जी का सवाल है, उस पर देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी बहुजन दायरे में कभी रही तो नहीं, लेकिन जातीय संगठनों के जिस भाव में वो बहुजन की ओर बढ़ रही थी अभी, उसे देखा जा सकता है, उसे आप ठीक से समझ सकते हैं। अब आप ये समझिए कि कैसे इन सब की राजनीति में ये जो गिरावट आ रही है, और इसका जो, जिसको एक दौर में मायावती जी ने कहा था कि हम सामाजिक
इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है या सोशल इंजीनियरिंग का एक शब्द चलता है। आप कुछ जरा सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को देखिए तो अब वो भाजपा वाले एकदम ठीक से कर रहे हैं। मैंने और क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ये जाति ये जो स्थापित हो उसमें से एक जाति का मुख्यमंत्री यहाँ, एक जाति का वहाँ कर दीजिए। लेकिन इससे अल्टीमेट सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। मैंने ये जो बहुजन के लोग हैं उनका भला नहीं हो सकता। आप जरा पता करिए कि एमपी में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से क्या किसी आदिवासी के सर पर पेशाब कोई ब्राह्मण नहीं करेगा? इसकी गारंटी वो किस बिहाफ पे देंगे या किस तरह से देंगे, ये बात तो समझना होगा। दूसरी बात आपको ये समझना होगा कि अभी भी तमाम मजदूर महिलाओं को डंडे से पीट दिया जा रहा है, बलात्कार के उसी तरह के केसेस बन रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हम क्या उनको बना देने से। और यही नहीं, अगर आप दूसरे सवाल पे आइए, आपका एक कहेंगे जाति जनगणना का सवाल कांग्रेस ने उठाया, आपको दिखाई देता है, और आप कहेंगे वो हार गए तो जाति जनगणना का सवाल फेल हो गया। मैंने सदा से कहा कि जाति जनगणना और बहुजन की राजनीति तभी स्थापित होगी जब इसका नेता शेड्यूल कास्ट से होगा। आप जब इस तरह से बात करेंगे तो आपको सबसे अंतिम आदमी को उसका नेता बनाना होगा, और ये कांग्रेस भी करने को तैयार नहीं है, समाजवादी भी करने को तैयार नहीं है, और लालू और नीतीश भी करने को तैयार नहीं है। अभी तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो भी शेड्यूल कास्ट की बीजेपी ने दी, यहाँ पिछड़ी समाज से जो है मुख्यमंत्री भी उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति को अगर हम देखते हैं तो ये सभी वर्गों को जोड़ते हुए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है जो उस वर्ग से आ रहा है। इसको हम बहुजन जो राजनीति के जो लोग हैं वो क्यों नहीं समझते, उनके लिए क्या करें? नहीं, ये बात आपकी ठीक है मित्र, आप ठीक सवाल कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री भी बना दें। शेड्यूल कास्ट का उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, शेड्यूल ट्राइब्स उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, ओबीसी का उन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है, और हम कह रहे हैं कि आगे वो शेड्यूल कास्ट का प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन एक होता है ना, लीडरशिप सिर्फ वो नहीं होती जो आपको दिखाई दे रही, लीडरशिप उसके पीछे काम करती है। राहुल गांधी ने एक सवाल किया कि कैबिनेट में कितने सेक्रेटरी दलित पिछड़े हैं, तो सिर्फ 3 नाम सामने आए। और अगर आप पता करिए तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉलिसी तैयार करने में बात कैसे लागू होगी उसमें ले जाने के लिए जो लोग करते हैं काम वो नहीं है। मतलब चेहरा कोई हो सकता है, काम काज उनके दायरे का बन रहा है इसलिए वो नहीं कर सकते। और आप उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो ये बात कह के, उन्होंने तो धर्म की बात करके अपने को लाया है। उनसे उम्मीद, ये जो करने वाले लोग हैं वो ये बताएं, लालू की टीम के लोग बतावें, नीतीश की टीम के लोग बतावें, अखिलेश की टीम के लोग बतावें कि वो क्या अंतिम जो दायरे का व्यक्ति है उसे अपना लीडर मानेंगे। अगर उसे अपना लीडर मानने को तैयार हो तो कल बहुजन खड़ा हो जाएगा। वो पार्टी बसपा से बहुजन नहीं बनता, वो बहुजन कहीं भी खड़ा हो सकता है, लेकिन वो मानेंगे क्या कि अंतिम पायदान का कोई उनका नेता हो। और कौन सी जाति आज के डेट में सबसे अंतिम पायदान में उसी जाति के लीडर को स्वीकार करे? तो ये तो हो नहीं सकता। और वंशानुगत आप चलाएंगे और आप कहेंगे कि हम बीजेपी को फेल कर लेंगे, उनके पास तो लीडरशिप की दूसरी टीम है, वो त्याग करके खड़े हैं। तो हम जितना उधर बात कर रहे हैं उतना हमें अपनी तरफ भी बात करना पड़ेगा। मानवर साहब के जाने के बाद जो राजनीतिक करियर अगर हम आज के डेट में देखते हैं वो कहीं ना कहीं कैसा लगता है? इसमें भी मानवर साहब के जाने के बाद जो ट्रेनिंग पीरियड थी, उनके समय बाम सेव करके जो ट्रेनिंग चलाई जाती थी, वो चीज़ें आज के देखने में कहाँ तक सफल हुई, इस पर भी थोड़ी सी प्रकाश डालने की प्रयास। देखिए, जब आप ट्रेनिंग कह रहे हैं तो मैं इसका अर्थ ये समझ रहा हूँ कि बाम सेव का काम, और मानवर कांसेराम ने सबसे पहला जो संगठन बनाया है उसका नाम बाम सेव। और बाम सेव को वो कहते ही हैं कि भाई ये इसलिए बनाया है कि यह समाज में जाकर के समाज को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, राजनीति के लिए तैयार करें। क्योंकि हमारे इस पूरे समाज का अभी आज का डाटा है कि 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, राशन पर जिंदा है। ये सरकारी आंकड़ा है। मैंने 80 करोड़ लोग को अगर राशन न मिले तो मर सकते हैं, ये भारत सरकार कह रही है। और अगर ऐसा है तो ऐसे में उनका आप पॉलिटिकल समझदारी क्या होगी, उनकी आर्थिक समझदारी क्या होगी? अगर आप इस पूरे पर जाएंगे तो बाम से पढ़े लिखे लोगों का संगठन
नौकरी करने वालों का संगठन था, जिसकी ये जिम्मेवारी थी कि वो हर हाल में समाज को तैयार करे राजनीति के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कि वो बेसिक तो समझ सके। बामसेफ ने अपना काम किन्हीं कारणों से छोड़ दिया, और बहुत बार होता है कि नेता के अभाव में छूट जाता है। माननीय कांशीराम जी जब तक थे तब तक ये काम होता रहा। अब माननीय कांशीराम जी ने जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, और अगर आप उसे देखिए तो उस उत्तराधिकारी ने अपने एक फेज तक तो कोई बात दिखाई, दूसरे फेज में अब वो कहाँ खड़ी है आप भी देख सकते हैं। अभी बहुत ही जल्द ही उन्होंने जो एक नए यूथ को जो है राजनीतिक करियर में आकाश आनंद जी को लाया। क्या लगता है कि आकाश आनंद जी के आने के बाद ये जो राजनीतिक सफ़र था माननीय कांशीराम जी के समय का, और ये जो 20 का जो गैप हो रहा है, बहुत लंबा गैप हुआ, तो इस राजनीतिक सफ़र को यूथ कैसे समझे कि हम किस जगह पे जा रहे हैं? देखिए, एक बात है कि यूथ उन्होंने इसको लाया, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खिलाफ और पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसे ऐसे ही समझना होगा। समीक्षा बहुत निरपेक्ष करनी होगी। हम कह रहे हैं कि आपने यूथ क्या कोई सड़क से लाया, क्या किसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर आपने डेवलप किया? आपका काम था कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करना था, आपको समाज के लड़कों को राजनीति के लिए तैयार करना था, और आपको उनमें से किसी को चुनना था। जब आप आरोप आज कांग्रेस पर ये है कि कांग्रेस के शहजादे जो है कैसे उन्हें देश सौंप दिया जाए, और परिवारवाद का ये आरोप, और स्थापित रूप से आप यही परिवारवाद का आरोप आपको समाजवादी पार्टी पर है, यही आपको जो है लालू के पे है। तो अगर ये आरोप आप समझ रहे थे तो ऐसी स्थिति में आपने कैसे जो है आपने अपने परिवार से उत्तराधिकारी लाए? और आपको दूसरी एक बात कह रहा हूँ कि कांशीराम जी ने सोसाइटी से लोग निकाले और सोसाइटी की राजनीति स्थापित की, और आपको सोसाइटी से पकड़ा था और आपको जो है सत्ता दी, आपको उस पूरे आंदोलन का नेता बनाया, और आप अपने घर से कैसे चुनाव कर सकते हैं? आपको तो इस सोसाइटी को कैसे जवाब देंगे आप? और अगर ये जब आपने किया है तो निश्चित रूप से आप इस खतरे को नहीं जान रहे, या आप किसी बड़ी चालाकी में कोई बात, और दोनों ही समाज के लिए नुकसान। मैं मानता हूं कि आकाश आनंद जो है भविष्य के अखिलेश साहब, इससे ज़्यादा उनका नहीं।